फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्ञान दर्पण पाठशाला। तो हम एमपी हिस्ट्री के राजवंश देख रहे थे। तो आज हम अपना अगला राजवंश शुरू करते हैं जिसका नाम है नाग राजवंश। ओके फ्रेंड्स, तो हम शुरू करते हैं। चलिए, तो हम पढ़ते हैं नागवंश को। यहाँ से नागवंश नागवंश कब शुरू हुआ था? 2nd शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इस सबसे पहले देखेंगे इसके स्रोत, कहाँ से हमें नागवंश की जानकारी मिलती है। तो पहला है हमारा विष्णु पुराण, जिसमें विष्णु पुराण से हमें क्या क्या पता चलता है कि पद्मावती, कांतिपुरी तथा मथुरा के नव शासकों का उल्लेख मिलता है। हमें विष्णु पुराण में देखने को मिलता है कि पद्मावती, कांतिपुरी तथा मथुरा के नव शासकों का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? विष्णु पुराण में मिलता है। इसके बाद वायुपुराण में हमें मथुरा और पद्मावती की नागों का वर्णन मिलता है। इसके बाद भभूतिकृत मालती माधव में भभूति द्वारा मालती माधव नाम का ग्रंथ लिखा गया है, उसमें भी हमें पद्मावती की जानकारी मिलती है। यहाँ पर किसका शासन था? नागवंश का शासन था। इसके बाद हमें मिलते हैं कुछ सिक्के प्राप्त होते हैं नागवंश के। तो वो कहाँ से होते हैं? विदिशा, पद्मावती, कांतिपुरी, विजयनगर के उत्खनन से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? नागवंश के सिक्कों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख। प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त द्वारा पराजित नाग शासक गणपति नाग, नागदत्त और नागसेन शासकों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। किसमें? समुद्रगुप्त द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त द्वारा पराजित नाग शासकों के गणपति नाग, नागदत्त और नागसेन शासकों का वर्णन हमें मिलता है। इसके बाद है बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में किसका वर्णन मिलता है? नागसेन का उल्लेख मिलता है, जो कि कहाँ था? पद्मावती में था। ठीक है, इसके बाद इनकी कुछ शाखाएं हैं। शाखाएं इनकी मतलब नागवंश की शाखाएं कहाँ पर थी? विदिशा में थी, पद्मावती में थी, कांतिपुर और मथुरा में। 4 जगहों पर हमें नागवंश की शाखाएं देखने को मिलती हैं। अब हम इनके पढ़ेंगे संस्थापक। कहाँ से संस्थापक शुरू होते हैं? यहाँ से वृषनाग से। तो संस्थापक कौन है? नागवंश का संस्थापक कौन है? वृषनाग। इसकी राजधानी विदिशा को राजधानी बनाया था। सिक्के कुछ मिलते हैं इनकी विदिशा से, ग्वालियर संग्रहालय में संरक्षित करके रखे हुए हैं। इसके बाद आते हैं हमारे भवनाग के बारे में देखेंगे। अगला शासक है हमारा भवनाग, जिसने 30 वर्षों तक शासन किया था। शक्तिशाली कूटनीतिज्ञ राजा था। इसके सिक्के हमें पवाया से प्राप्त होते। अपनी पुत्री का विवाह बाकाटक राजकुमार से इसने किया था। भार शिवनाग बाकाटक शिलालेखों में वर्णित है। इसके बाद इसने 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है, तो ये कौन थे? भवनाग थे। इनके भवनाग का शासन 30 वर्षों तक चला था। शक्तिशाली व कूटनीतिक राजा थे। इनके सिक्के हमें पवाया से प्राप्त होते हैं। पवाया से प्राप्त होते हैं। अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? बाकाटक के राजकुमार से किया था। और इनको किससे जाना जाता है? भार शिवनाग सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब इसके आगे अपन चलेंगे। आगे इनका सामाजिक जीवन है। उससे पहले इसके बाद है ये भीमनाग। तो हम भीमनाग को देखें। अगला शासक कौन है? भीमनाग का शासन का 210 से 230 ईसा पूर्व तक चला था। राजधानी इनकी विदिशा से पद्मावती। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विदिशा से राजधानी पद्मावती किसने स्थानांतरित करी थी? तो किसने करी थी? भीमनाग ने करी थी। ठीक है, इनके सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? पवाया से प्राप्त होते हैं। उत्तराधिकारी स्कंदनाग और वासुनाग इसके उत्तराधिकारी थे। इसके बाद अगला शासक है गणपति नाग। इस वंश के अंतिम नाग शासक के नाम से जाना जाता है। अंतिम नाग शासक कौन थे? गणपति नाग थे। इनके सिक्के भी हमें पवाया से प्राप्त होते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त ने इसे पराजित करके नाग राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। नाग का प्रशासन देखेंगे तो प्रशासन में सबसे पहले है राजनीतिक जीवन। इनका राजनीतिक जीवन कैसा था? इनके प्रजातांत्रिक संघराज्य था। संपूर्ण राज्य या समाज का कल्याण पर आधारित था। संपूर्ण राज्य किस पर आधारित था? कल्याण पर, समाज के कल्याण पर आधारित था। इनके शासकों क्या कहते थे? भारतीय शासक पराक्रमी और साहसी कुशल राजनीतिक व कूटनीतिज्ञ थे। वैवाहिक संबंध किससे थे? इनके बाकाटक और गुप्त वंश से इनके वैवाहिक संबंध थे। इन्हें वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, इसके आगे पढ़ेंगे इनका धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन क्या है? वैदिक धर्म परंपरा के पुनर्प्रतिष्ठापक थे। कट्टर शैव भक्त थे। धर्म और नैतिकता पूर्ण जीवन था। अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। इसके बाद देखेंगे इन्होंने विष्णु मंदिर, बौद्ध मंदिर बनवाए थे, जो इनके प्राप्त होते हैं पत्थर, मिट्टी और मिट्टी की मूर्तियाँ पवाया से हमें प्राप्त होती है। पद्मावती से हमें एक मणिभद्र यक्ष की मूर्ति भी प्राप्त होती है। इसके बाद इनका सामाजिक जीवन में क्या देखेंगे? वैदिक धर्म और परंपराओं का प्रचलन था। समाज में नैतिकता थी। शिक्षा का प्रचलन था। पद्मावती में शिक्षा का प्रमुख केंद्र किसको माना जाता है? पद्मावती को शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहा जाता था। छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते थे तथा समाज में समानता थी, क्योंकि छात्रों के साथ छात्राओं को भी शिक्षा दी जाती थी। तो इसका मतलब है कि समाज में समानता थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इनका प्रशासन देख लिया। इसके बाद हम इनका कला और स्थापत्य और देखेंगे कि कला और स्थापत्य में इनके बारे में क्या क्या हमें जानकारी प्राप्त होती है। कला स्थापत्य में हमें इनके मंदिर प्राप्त होते हैं, जिसमें शैव मतालंबी पवाया से विष्णु मंदिर, क्योंकि शैव भक्त थे तो शिव जी से संबंधित कुछ इनके मंदिर मिलते हैं, और पवाया से विष्णु मंदिर भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, भवन का निर्माण, मूर्तिकला, मूर्ति के पत्थर और मिट्टी का उपयोग करके मूर्तियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, मूर्तियों से ज्ञात होता है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में नृत्य, गायन एवं वादन के प्रति अधिक रुझान था। और इनके कुछ स्तंभ देखने को मिलते हैं। पद्मावती में
हैं मणिभद्र यक्ष, और राज्य की प्रतीक इनका क्या है, ताड़ स्तंभ इनका राज्य प्रतीक है। इसके बाद पद्मावती से हमें ज्योतिष, दर्शन, धर्मशास्त्र, साहित्य की विशेष शाखाओं की और उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था, किसको, पद्मावती को। इसके बाद हमारा ये इनका प्रशासन समाप्त होता है। इसके बाद एक ये 2 मार्कर में क्वेश्चन बन सकता है कि स्वर्ण बिंदु क्या था। तो स्वर्ण बिंदु क्या था, नागवंशकालीन शिवलिंग था। इसकी अवस्थिति कहाँ है, पद्मावती में, और इसका निर्माण किसने करवाया था, नागवंशी शासक भूत नंदी ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है स्वर्ण बिंदु। इसके बाद हम नागवंश का रिवीजन और कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। इसमें क्या देखा था हमने, नागवंश की शुरुआत की थी 2nd शताब्दी से। इसकी स्रोत क्या थी, विष्णु पुराण था, जिसमें हमें पद्मावती, कांतिपुरी और मथुरा के नवशासकों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद हमने वायु पुराण देखा था, जिसमें मथुरा और पद्मावती के नाग शासकों का वर्णन मिलता है। इसके बाद हमने देखा था भवभूति की मालती माधव से भी हमें पद्मावती के नाग शासकों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा हमें इनके सिक्के प्राप्त हुए थे विदिशा से, पद्मावती से, कांतिपुरी से, और विजयनगर उत्खनन से भी हमें इनके सिक्के प्राप्त होते हैं। इसके बाद देखा था कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख से भी हमें नाग शासकों की जानकारी मिलती है, जिसमें क्या मिलता है कि समुद्रगुप्त ने गणपति नाग को पराजित किया था और नाग शासकों पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित में नागसेन का उल्लेख पद्मावती के राजा के रूप में किया गया। इनकी शाखाएं देखी थी हमने, विदिशा, पद्मावती, कांतिपुरी और मथुरा इनकी प्रमुख शाखाएं थी। फिर हमने इनके संस्थापक देखे थे, वृषनाग इनकी राजधानी विदिशा को बनाया था। इनके सिक्के प्राप्त हुए थे हमें विदिशा से, ग्वालियर संग्रहालय में इनको संरक्षित रखा गया है। इसके बाद अगले शासक देखे थे हमने भवनाग एक शक्तिशाली और कूटनीतिज्ञ राजा थे, जिनके सिक्के हमें पवाया से प्राप्त होते हैं, और इन्हें अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था, वाकाटक के राजकुमार से इनके पुत्री का विवाह किया था। इसके बाद हमने इनके अगले शासक देखे थे भवनाग की राजधानी किसको बनाया था, विदिशा से पद्मावती को स्थानांतरित किया था। इनके सिक्के हमें पवाया से प्राप्त होते हैं, और इनके उत्तराधिकारी कौन थे, स्कंदनाद और वासुनाग थे। इसके बाद हमने देखे थे अंतिम शासक गणपति नाग। अंतिम शासक कौन थे, गणपति नाग थे, जिनके सिक्के हमें पवाया से प्राप्त होते हैं, और समुद्रगुप्त ने गणपति नाग को पराजित करके जो नाग शासक थे उनको पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख हमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके बाद हमने इनकी प्रशासन में हमने क्या देखा था, इनका राजनीतिक जीवन देखा था। ठीक है। राजनीतिक जीवन के बाद हमने इनका धार्मिक जीवन देखा था। धार्मिक जीवन के बाद हमने इनका सामाजिक जीवन देखा था, और इसके बाद हमने इनका कला एवं स्थापत्य देखा था। इसके बाद हमने इनका स्वर्ण बिंदु। ठीक है। इसके बाद ऐसे ही हमारा नागवंश समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।